नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। पाठ का नाम है उपनिवेशवाद व जनजातीय समाज। तो पहला प्रश्न है, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? तो आदिवासी। क्या कहते हैं इनको हम लोग? आदिवासी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दीकू किसे कहा जाता है? दीकू। तो दीकू मतलब गैर आदिवासी को दीकू कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? तो बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? तो यह थे छोटा नागपुर के। कहाँ के थे? तो छोटा नागपुर के थे। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, गिंडालू में ने अंग्रेज सरकार की दमनकारी कानून को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? तो वह था कौन सा? तो वह था सवज्ञा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य किस राज्य से विभाजित के परिणाम स्वरूप बना? तो आपको पता होगा कि यह बिहार से ही अलग होकर बना है। ठीक है। अब हम मिलान करेंगे। जादोनांग तो जलियांग रोंग आंदोलन से है। बिरसा मुंडा सिंहबोगा कंध जाति उड़ीसा, टिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर, जतरा भगत ताना भगत आंदोलन। ठीक है। प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी? ठीक है। 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज पूर्णतः जंगल पर निर्भर था। वे जंगलों में उसके आसपास रहते थे। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरतें जंगलों से ही पूरी हो जाती थी। वे जंगल को साफ कर खेती योग्य जमीन तैयार करते थे और पशुपालन भी करते थे, जिससे उनको चारा मिलता था, जंगलों से मिलता था। उसके घर भी जंगल की लकड़ियों से ही बनते थे। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि तब जनजातीय समाज अपनी आजीविका और अस्तित्व के लिए पूर्णतः जंगलों पर ही निर्भर था और जंगल की उपयोगिता उसके लिए सारे कामों के लिए थी। जंगलों को पूर्णतः वह निर्भर होता था। और आज भी जनजातीय लोग कहाँ रहते हैं? तो जंगल में ही रहना अधिक पसंद करते हैं। आगे प्रश्न है, आदिवासी खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे? तो आदिवासी की खेती का तरीका बिल्कुल अलग था। पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले आदिवासी झूम खेती की विधि अपनाते थे। इसके अंतर्गत वे जंगल के किसी भाग को काट छांट कर साफ करते थे। 2-3 वर्ष तक उस जगह पर खेती करने के बाद जब वह जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, तो वे किसी और दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान कर जाते थे। कुछ वर्षों तक परती छोड़ने के बाद पहले की जगह फिर वापस जंगल उग जाता था। इससे उसकी खेती का काम भी हो जाता था और जंगल को कोई नुकसान भी नहीं होता था। इस विधि को घुमंत ठीक है, घुमंत कृषि विधि भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि घुमंत कृषि विधि क्या है, तो इसी का आंसर होगा। ठीक है। आगे है, गैर आदिवासियों व अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों हुआ? तो समझिए, अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा लगान प्राप्त करने के फेर में जंगलों तक जा पहुँचते हैं। उन्होंने आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया। आदिवासी मानते थे कि उनके पूर्वज जंगल को साफ करके उससे खेती लायक बनाया है, इसीलिए ज़मीन के मालिक वे स्वयं हैं। इसके लिए उन्हें किसी को किसी तरह का लगान या कर देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि अंग्रेजों की नई लगान व्यवस्था के तहत उनके द्वारा जोती जाने वाली जमीन को भी सरकारी दस्तावेज में दर्ज कर लिया
और उसके ऊपर भी अन्य किसानों की तरह सालाना कर की राशि तय कर दी गई। ठीक है। उनकी ज़मीनों को नीलाम होने लगी, फिर महाजनों के कब्जे में चली गई। तब से वह झूम खेती नहीं कर पाते थे। अलग अलग ज़मीन पर खेती करने की उनकी आज़ादी नहीं रही। सरकार कर्मचारियों के उन तक पहुंचने का भी उन पर बुरा असर पड़ा। कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ने से उनके क्षेत्रों में गैर आदिवासी जैसे सेठ, महाजन, सूदखोर का प्रवेश हुआ। ये महाजन साहूकार हमेशा इस प्रयास में रहते थे कि किस तरह उनके ज़मीन को हथिया लिया जाए और उन्हें बंधुआ मजदूर बनाया जाए। अतः गैर आदिवासी अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई शोषण और जुल्म की नीति के फलस्वरूप आदिवासियों का उनके प्रति जो रोष था वो बढ़ गया और उन्होंने विवश होकर शस्त्र उठाने को तैयार हो गए। आगे है, वन अधिनियम ने आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया। तो तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या को हल करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1864 ईस्वी में वन विभाग की स्थापना की और 1865 में वन अधिनियम बनाया। ठीक है। वन अधिनियम के तहत वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए तथा पुराने जंगलों को बचाने के लिए ढेरों नियम बनाए गए। इन सब का असर यह हुआ कि आम लोग और आदिवासियों को जंगल पर जो परंपरागत अधिकार था वो छीनने लगा। ठीक है। अब वह अपनी मर्जी की लकड़ी काटने, जानवर चराने, फल फूल इकट्ठा करने और शिकार करने के लिए जंगल में नहीं जा सकते थे। ठीक है। जहाँ तक कि जंगल में उनके प्रवेश को भी वर्जित कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया। अभी तक अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आदिवासी काफ़ी कुछ जंगलों पर ही निर्भर थे, लेकिन अब उस पर किसका अधिकार हो गया? अब उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इस कारण से अंग्रेज़ों ने, सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है। आगे है, ईसा मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया। कैसे? आदिवासियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का भी उनके इलाके में आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का वास्तविक उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना, उनका धर्म परिवर्तन करना। उन्होंने आदिवासियों के धर्म व उसकी संस्कृतियों की आलोचना करना शुरू कर दिया और बहुत से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर डाला। ईसाई मिशनरियों ने उन्हें प्रलोभन दिया सेठ, साहूकार व महाजनों से उनकी रक्षा करने के लिए। ठीक है। परंतु वास्तविकता कुछ और थी। ये मिशनरी सेठ, साहूकार, जमींदार और बिचौलिए के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक और शारीरिक शोषण करते थे। इन्हीं कारणों से आदिवासी समाज में ईसाई मिशनरियों के प्रति असंतोष पैदा हुआ। आखिरकार अंग्रेज व गैर आदिवासियों के खिलाफ आदिवासियों ने जगह जगह पर अस्त्र शस्त्र उठा लिए। आगे प्रश्न है, बिरसा मुंडा कौन थे? उन्हें जनजातीय समाज के लिए क्या किया? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को छोटा नागपुर प्रमंडल में तमार थाना अंतर्गत उलीहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चकलंद में हुआ। उनके पिता का नाम सुगन मुंडा व माता का नाम करनी था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई। शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, पर बाद में ईसा धर्म से असंतुष्ट होकर मुंडा बन गए। उनके मन में अंग्रेजों और जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना थी और वे मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। ठीक है। सन 1895 में बिरसा को उनके कुलदेव सिंह बोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उनके अपने को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठा लिया। उससे
अपने कई अनुयायियों के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और रांची के एक जेल में 2 जून 1900 को हैजा की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई, पर उनके द्वारा शुरू किया गया मुंडा विद्रोह जारी रहा। परिणाम स्वरूप अंत में मुंडा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया और उन्हें जनजातीय समाज की संरक्षण दिया, विशेष सुविधा भी दी गई। अंग्रेज संथालों का शोषण किस तरह किया करते थे? तो अंग्रेज संथालों का हर प्रकार से शोषण करते थे। उन्हें सबसे पहले तो नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया। फिर उन्होंने लगान की भारी राशि चुकाने के लिए समर्थ बनाकर उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया। आदिवासियों को उन्होंने वन अधिनियम बनाकर जंगलों का उपयोग करने से वंचित कर दिया। कभी जो स्वतंत्र और अपने जीवन के मालिक थे, अंग्रेजों ने उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया और उन्हें ज़मीन और जंगलों से बेदखल कर दिया। अंग्रेजों ने संथालों का आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हर प्रकार से शोषण किया। शोषण मतलब उनका हर प्रकार से क्या करना चाहिए? परेशान किया गया। आगे है जादो नागा कौन था, उसकी उपलब्धियों पर विशेषता से बताइए। उत्तर पूर्व भारत में मणिपुर में जेमेई, लिंगामेई, रंगमोई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। जादो नागा रंगमोई जनजाति का नेता था। उन्होंने 1920 में जनजाति लोगों से विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उपरोक्त 3 जनजातियों के नाम इस आंदोलन को जालीरांगा आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है। जादो नागा ने सर्वप्रथम इन 3 जनजातियों की एकता स्थापित कर अंग्रेजों और गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ कर एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। खास बात यह थी कि इसका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गया। आगे है जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की भूमिका का वर्णन। जादो नागा की 13 वर्षीय चचेरी बहन गिडालू ने अपने भाई की भूमिगत योजना के तहत नागा राज्य की स्थापना के प्रयास में सक्रिय थी। एक हत्या के मामले में जब जादो नागा को फंसाकर अंग्रेज 29 अगस्त 1929 को उसे फांसी पर चढ़ा दिया, तो मिंडालू ने इस आंदोलन को जारी रखा। 1932 में इस आंदोलन को दबाकर गिंडालू को आजीवन कारावास की सजा दी गई, लेकिन सन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उसने अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानून के प्रति जनजातियों में अवज्ञा का भाव जगाया और इस प्रकार वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से मुख्य धारा में आंदोलन से जुड़ गए और उसे सफल किया। कई अन्य आदिवासी महिलाओं के उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन किया। ये विद्रोह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये महिलाएं सैनिक कार्रवाई करने के लिए विद्रोह का नेतृत्व करने तक के कार्यों को पुरुषों को साथ देते थे। राधा, हीरा, फूलो, झानो बिरसा मुंडा के दोस्त गया, मुंडा की पत्नी मानुबुई, बेटी थिंगी नागी और लुबू तथा उनकी 2 बुआओं ने अंग्रेजों के खिलाफ गारा, तलवार, कुल्हाड़ी, लाठी, लोहे की छड़ का प्रयोग किया। ताना भगत आंदोलन में भी जतरा भगत के बाद लिथो उराव नाम की जनजाति महिला के नेतृत्व में संभाल गोंडा जनजाति की महिला राजमोहिनी देवी 1940 के दशक में उत्तरार्ध में 1950 के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व किया। आदिवासी महिलाओं ने जनजाति विद्रोह को जमकर मोर्चा संभाला। आगे है जनजातीय समाज में महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या था। तो जनजातीय समाज में महिलाएं घरों पर चटाई बनाती थी, वस्त्र बनाती थी और रेशम और लाह उद्योग में अपने पुरुष का पूरा ध्यान रखती थी।
आगे है, अंग्रेजी शासन के पूर्व जनजातीय समाज के लोगों का जीवन कैसा था, अंग्रेजों की नीतियों से उसे क्या परिवर्तन आया। तो ये पर जो आप है वो खुद देख कीजिएगा। ठीक है। पूर्व भारत पर जनजातीय विद्रोह, भारत में अन्य भागों में जनजातीय विद्रोह से किस तरह अलग है। लिखेंगे, जहां अन्य भागों का जनजातीय विद्रोह सहस्त्र विद्रोह है जिसमें अंग्रेजों व गैर आदिवासी लोगों का हिंसा निशाना बनाया गया, वहीं उत्तर पूर्व भारत का जनजातीय विद्रोह गैर आदिवासियों को भूभाग से बाहर खदेड़ने का एक राजनीतिक कार्यक्रम और खास बात यह थी कि उनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गया। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 चैप्टर 4 उपनिवेशवाद व जनजातीय समाज